नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, कक्षा 10 सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही नहीं है, कक्षा 10वीं के लिए एक पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा इस फैक्ट को आप नोट करते रहिएगा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनको सरसरी निगाहों से देखते चलते हैं, और आप लोग नोट करते रहिएगा। और जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसको अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मेहनत तो है, लेकिन मेहनत हमको करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को टॉप करना है। ठीक है ना? तो आइए हमारे साथ मिलकर पढ़ते हैं, और फिर आप सफलता की राहों पे बहुत ही फराटेदार दौड़ लगाने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बातें बहुत हो गई, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप लोग के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों को आपस में जोड़ते हैं? आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, लेकिन समझिए इसको डिस्कस से हमको याद कैसे करना है। देखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा क्या होता है? जैसे भारत का नक्शा देखेंगे, तो भारत का नक्शा मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिए। मान लो ये भारत है, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है गुजरात होता है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो वो कौन से स्थान हैं जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ते हैं? तो देखिए, गुजरात का पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर जगह, देखिए पोरबंदर दिया है यहाँ पे, और असम का जो सिलचर जगह है, ये दोनों जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। याद रखिए, सिलचर कहाँ है? तो सिलचर है आपका असम में, और पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर है आपका गुजरात में। ठीक है ना? चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पतन, यानी पतन का मतलब जानते हैं आप लोग? पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब वह स्थान जहाँ पे जो हवाई ये जलयान होते हैं वहां पे आपके ठहराव करते हैं, इसी को दूसरी भाषा में हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो याद रखिए, विशाखापत्तनम। अब पूर्वी तट का मतलब ये होता है, देखिए ये वाला जो भाग है भारत का, ये जो आप देख रहे हैं ये पठारी भाग, तो इसका इस साइड वाला जो भाग है इसको हम पूर्वी तट बोलते हैं, और ये वाला जो भाग है इसको हम पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है ना? तो पूर्वी तट यानी इस पर स्थित है, वो कौन सा पतन है, यानी कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित है। और याद रखिए, बहुत गहरा पतन है, अपूर्ण रूप से क्या है? सुरक्षित है। और आप लोग को मालूम है कि यहीं जो है अधिकांश जो आईएनएस आपकी मिसाइलें हैं वो यहीं पर रखी जाती है। जो नेवी जो हमारा भारतीय सेना का जो नेवी अंग है, उसकी अधिकांश जो जलयान है, अधिकांश जो पोर्ट हैं, सब यहीं पर रखे जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऐसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं: श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली, बंगलोर। तो याद रखिए, उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत में कुल कितने रेलवे के जोन है? भारत को भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? ठीक है ना? ये कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि एसटीडी किसे कहते हैं, यानी एसटीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, स्पीड टेलीफोन डायलिंग, स्पीड पोस्ट, और सब टी डायलिंग। याद रखिए, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो राइट उत्तर होगा। याद रखिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना हो गया, और कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। ऐसा बंदरगाह जो मानव निर्मित है उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है ना? तो देश का सबसे पुराना जो कृत्रिम पतन है वो है आपका चेन्नई। ठीक है ना? देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन है आपका चेन्नई। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता था? याद रखिएगा,
कारक निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार, यानी आप लोगों को मालूम है कि पहले जो व्यवस्था थी, पहले सूचनाओं का आदान प्रदान डाक के माध्यम से होता था, उसके बाद हुआ तार के माध्यम से, उसके बाद टेलीफोन के माध्यम से होता था। तो कह रहा है कि इसमें डाक सेवा की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है। तो याद रखिए, कार्ड और जो लिफाफे होते हैं इसको प्रथम श्रेणी का समझा जाता है। याद रखिए, कार्ड और जो लिफाफे होते हैं इसको प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। याद रखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो याद रखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है कोटापुरम से कोमन, उसके बाद है कोलकाता से इलाहाबाद, उसके बाद है सदिया से धुबरी। तो याद रखिए, पहला ऑप्शन हमारा राइट उत्तर होगा, यानी इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद आप लोग को मालूम है उत्तर प्रदेश में है, और हल्दिया है आपका पश्चिम बंगाल से। तो कह रहा है कि ये जो एक जल मार्ग है, याद रखिए, इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपका जल मार्ग है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन स्थानों के बीच नौकागमन, यानी ये राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर के, जिसको अब प्रयागराज कहा जा रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। याद रखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा, जैसे आप लोग भारत का नक्शा देख रहे होंगे, तो इस साइड यानी ये हो गया उत्तर जम्मू कश्मीर, और इस साइड में हो गया आपका लास्ट वाला पॉइंट। तो कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो सिरों के नगरों को जोड़ता है। तो याद रखिए, श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम। याद रखिए, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, तीसरा होगा, हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप लोग को मालूम है कि श्रीनगर है, और केरल में आपका तिरुवनंतपुरम है। तो ये इसको जोड़ता है, इसको बोलते हैं हम उत्तर दक्षिण गलियारा। ये इधर नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। याद रखिए, यानी कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा आपका बंदरगाह है जहां से हम भारत से लौह अयस्कों का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब कि यहाँ से निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। याद रखिए, अब इस शब्द को याद रखिए, कितने लोग कंफ्यूज हो जाता है निर्यात शब्द का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, निर्यात और एक होता है आयात। ठीक है। तो निर्यात का मतलब बाहर निकालना, निकालना माने हमारे देश से उसको भेजना, सेंड करना। आयात का मतलब होता है आ रहा है, माने उसको मंगाना। जो चीज आता है उसके लिए आयात, जो बाहर निकाला जाता है उसके लिए निर्यात। हम शब्द याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। निर्यात माने निकालना, आयात माने आना, आना माने मंगाना उसको। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा जो समुद्री पतन है जो लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो याद रखिए, मारमा गांव ऐसा बंदरगाह है जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना, मारमा गांव। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। याद रखिए, कह रहा है कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है, यानी एरोप्लेन जो वायुयान है उसके माध्यम से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक विशेष प्रावधान के माध्यम से आम जनता तक वायु यात्रा को पहुंचाया जाता है। तो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, आप लोग को मालूम है उत्तरी पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के इस साइड वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका है, इस साइड में आप लोग को मालूम है असम है, आपका पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो राज्य हैं यहाँ पर एक विशेष प्रावधान है, क्योंकि इस विशेष राज्य का दर्जा इनको मिला है। तो विशेष प्रावधान के द्वारा जो वायु यात्रा है इसको आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये उत्तरी जितने पूर्वी राज्य हैं इस साइड में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे एक विशेष माध्यम के द्वारा आम जनता तक वायु सेवा यानी उनको कुछ छूट प्रदान किया जाता है। एरोप्लेन में, एरोप्लेन की जब यात्रा करते हैं, वायु यात्रा करते हैं, उनको विशेष छूट प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। याद रखिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये आपका क्षेत्र है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, ये एक लिमिटेड है, कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये
ये जो है तेल और प्राकृतिक गैसों का आदान प्रदान करने के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इसको और इसको नोट डाउन करते रहिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, या आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और अमृतसर, याद रखिए दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग से आपस में जोड़े जाते हैं? याद रखिए राजमार्ग संख्या, याद रखिए राजमार्ग संख्या 1 के द्वारा दिल्ली और अमृतसर को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। दिल्ली और अमृतसर को राजमार्ग संख्या 1 के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों का। तो ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, अब दूसरी नंबर बात, यदि अच्छा आपको न लगे, इसमें कुछ कमियां रह जाए, त्रुटियां रह जाए, तो कमेंट करके आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। कमेंट करके आप जरूर कहिए कि वीडियो में ये दिक्कत है या ये कमियां हैं। उसके बाद अगर जो ऐसा महसूस हो कि इससे हमको कुछ फायदा नहीं मिला है, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए, और पसंद आए वीडियो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग के सहयोग का प्रतीक्षा रहता है हमको, कि आप लोग सहयोग करेंगे ताकि आपका अपना चैनल है ये आगे ग्रोथ कर सके। चलिए बातें ज़्यादा नहीं कर रहा है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले जो क्वेश्चन है वो है कि 1 अंक वाले प्रश्न है, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। कह रहा है कि पूर्व पश्चिमी गलियारा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? अभी आपको हम बताएं कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा क्या है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, शुरू शुरू में जो सॉरी पहला प्रश्न हम बताए थे, तो बताए थे, देखिए सिलचर कहाँ है? आपका असम में है। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा किसको जोड़ता है? तो सिलचर यानी असम से लेकर के आपका गुजरात पोरबंदर तक, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, एक लाइन है, एक लाइन में आप लिखेंगे और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे प्रश्नों पर फोकस कीजिए। देखिए क्यों? क्योंकि 30 नंबर तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है प्रैक्टिकल के माध्यम से। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए 30 और 20 हो गए 50, अगर जो सही सही करते हैं तो। उसके बाद आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो मानचित्र के हैं, और मानचित्र कैसे हल करना है यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि किस प्रकार मानचित्र में आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार रिवाइज होते हैं, ठीक है ना। तो 10 में 10 नंबर आप मानचित्र से ला सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 60 नंबर तो ऐसे हो गया आपका। रही बात 40 नंबर की थ्योरी, तो अभी 40 नंबर की थ्योरी में 1 अंक वाले प्रश्न हैं, 2 अंक वाले प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिसको आप आसानी से हल करके और आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी बताया दिल्ली, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से चलाई गई थी? तो याद रखिए 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में, यानी 34 किलोमीटर। और ये किसके शासनकाल में? तो याद रखिए डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में सबसे पहले रेलवे चलाई गई थी 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। अभी बताया आप लोग को, देश का सबसे पुराना जो बंदरगाह है वो आपका कृत्रिम है, चेन्नई। देखिए उसके बाद करना है कि, देखिए आगे है सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ सड़क घनत्व दे रहा है। सड़क घनत्व से क्या मतलब होता है? तो सड़क घनत्व से मतलब ये होता है कि जैसे 100 किलोमीटर का एरिया है, ऐसे 100 किलोमीटर का एरिया है और 100 किलोमीटर की संख्या में, इस एरिया में, क्षेत्रफल में जितनी सड़की की लंबाई होगी, 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सड़कें जितनी फैली रहेगी, यानी सड़कों का जितना जाल होगा, तो उन्हीं सड़कों का जो किलोमीटर की लंबाई है, उस लंबाई को हम कहते हैं सड़क घनत्व। याद याद रखिए सड़क घनत्व किसे कहते हैं? तो मान लीजिए सड़क आपका एरिया हो गया 100 किलोमीटर का स्क्वायर। अब इसमें कितनी सड़कें हैं, इन्हीं सड़कों की जो संख्या होती है, वही संख्या जो है कहलाती है वो सड़क घनत्व के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सड़क घनत्व किसे कहते हैं। जैसे उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो उसी प्रकार सड़कों का सड़क घनत्व निकाला जाता है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितनी सड़कें हैं, यानी कितनी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, उसको सड़क घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन स्थानों के बीच में नौगम्य है? यानी अभी आपको बताए थे इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया कहाँ पड़ता है आपका? तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। और इसकी लंबाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1620 किलोमीटर, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आपको बता दें एक बात, देखिए यहीं से जो आप लोग आगे जब जाएंगे इंटरमीडिएट क्वालिफाई करेंगे, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि टोटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, देखिए बाबू यहीं से बनते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन उठाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप सीरियस तैयारी करते हैं तो आप एक तो बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी कर लेंगे, और दूसरा आपकी तैयारी हो जाएगी जब आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे। तो जब इनकी तैयारी आप किए रहेंगे तो आपका ऐसा महसूस होगा कि क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। जब जैसे ही आप लोग आगे जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो याद रखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, याद रखिए उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो गया, लेकिन वहां शहर की जब बात करेगा तो याद रखिए श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम आपको याद रखना है, क्योंकि हम बहुविकल्पीय में अभी बताए थे कि श्रीनगर से लेकर और तिरुवनंतपुरम ये इन दो शहरों को जोड़ता है, लेकिन गलियारा की टोटल लंबाई क्या है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है। देखिए पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। पाइपलाइन परिवहन का मतलब क्या होता है कि परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो साधन किए जाते हैं, जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम परिवहन कहते हैं। तो कह रहा है पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है। देखिए तो कह रहा है कि परिवहन का एक नया साधन है, पानी को घरों और खेतों तक पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और प्राकृतिक गैस और गैस शोधन शालाओं तक तथा ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। यानी ये जितने आप देख रहे हैं ये लिक्विड है, आप कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है ना, ये पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक भी पहुंचाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि पाइपलाइन ये साधन है, और इनके माध्यम से हम जितने भी आवश्यक सामग्री है जो पाइप परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की जाती है। जैसे आप एक बात बताइए, यदि आप जो एलपीजी गैस है जिसका हम लोग रसोई घरों में यूज करते हैं ईंधन के रूप में, यदि वह चीज सिलेंडर को बंद कर दिया जाए और पाइपलाइन के माध्यम से ही वो गैस जो एलपीजी है वो आपके घरों पर पहुंचाया जाए, तो और बेहतरीन सुविधा हो जाएगी। उसके बाद जैसे आपका बिजली का बिल आता है उसी हिसाब से बिल आता है। तो ये इसी का ये उद्देश्य है कि डायरेक्ट जो है उपभोक्ता के घर पे वो सामग्री पहुंचा दी जाए, ठीक है ना। तो यही है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन के माध्यम से जो कच्चे तेल हैं, पेट्रोल हैं, या जो भी प्राकृतिक गैसें हैं उनको आपके घर तक पहुंचाना है, या जो भी उनका जहाँ यूज होने वाला स्थान है वहां तक उसको पहुंचा देना है, वही पाइपलाइन परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिए भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है, भारतीय तट रेखा का मतलब आप लोग को मालूम है कि ये जो ये वाला भाग है ये पूरा तटीय भाग है, ठीक है ना, ये तटीय भाग है, और ये तट रेखा की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है हमारा 7516.6 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। 7516.6 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समुद्री पतन लौह एस की नीति के संदर्भ में प्रमुख पतन है। ये बहुविकल्पी में हम आपको बता चुके हैं। मरमागांव जो है समुद्री ऐसा पतन है, ऐसा बंदरगाह है जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है आपके लौह एस को दूसरे देशों में भेजा जाता है, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहला विकसित बंदरगाह कौन सा है। तो कांडला बंदरगाह है। कमेंट करके आप बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग आगे चलते हैं। चलिए कह रहा है कि भारत में दो अंतः स्थलीय जल मार्गों का नाम बताइए। हम जल मार्ग रहेगा, ठीक है ना। भारत में दो अंतः स्थलीय जल मार्गों का नाम बताइए। गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया, और ब्रह्मपुत्र नदी सदिया व धुबरी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग को मालूम है, ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम से प्रवाहित होती है और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा से मिलती है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती है तो उसको मेघना कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है अंतःस्थलीय जल मार्गों का नाम बताना है। तो पहला है गंगा नदी के बीच में, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और धुबरी के बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 ईस्वी में। याद रखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन आप लोग के पास, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में डाक संचार की तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए। डाक संचार जो बड़े शहर हैं
उनमें डाक संचार में तीव्रता यानी तेजी से मैसेज को या और जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है कौन कौन से उपाय किए गए, तो याद रखिए 6 मार्ग बनाए गए, और 6 मार्ग में देखिए राजधानी मार्ग, उसके बाद मेट्रो मार्ग, मार्ग चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, ठीक है ना। अलग अलग जो भी चीजें हैं, आप लोग को मालूम है कि ये सूचनाओं के साथ साथ कुछ वस्तुएं भी हैं जो एक स्थान से दूसरे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, तो ये व्यवस्था बनाई गई। राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग चैनल, उसके बाद ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था अपनाया गया है डाक संचार व्यवस्था में तीव्रता यानी तेजी लाने के लिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा में आम जनता तक पहुंचाया जाता है। आपको शुरू शुरू में हम बोले थे जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, उनको एक विशेष प्रावधान दिया जाता है, विशेष छूट दिया जाता है, ताकि वो आम यानी सिंपल रूप से यानी कम खर्चे में वो हवाई जहाज यानी वायुयान का यात्रा कर सकें, ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्वी राज्य आपको बताए भी थे कौन कौन से वो राज्य हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 नंबर से और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको मैं हल कराने का प्रयास करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप कमेंट करते हैं तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग का अपने चैनल में फिर से एक बार। मैं राकेश भारद्वाज, नमस्कार।